जेएनयू में आना इस देश की नई पीढ़ी का सपना है। जेएनयू में पढ़ाना इस देश के पढ़े लिखे लोगों का सबसे बड़ा अरमान है। लेकिन जेएनयू पिछले कुछ वर्षों से, 3-4 वर्षों से एक अनाथालय जैसा बन गया था। जिसका मन आया लाठी लेके चला आया। कभी छात्र संघ के अध्यक्षा को पीटा, कभी अध्यापिकाओं को पीटा, कभी अध्यापकों को पीटा, और दिल्ली पुलिस और भारत सरकार मिली रही, गुंडों से जुड़ी रही, और आज तक उनको कोई सजा नहीं दी। लेकिन तब राहत का मलहम रवीश कुमार जी ने लगाया था। हम उसी एहसान को पूरे सम्मान के साथ आपको चुकाना चाहते हैं, क्योंकि मदद करने के लिए बहुत कम हाथ उठे थे, आवाज तो लोगों की निकली नहीं थी। हम लोगों ने ये सोचा है कि आज की ये जो अभी रवीश जी के साथ आमने सामने का समय है, कन्वर्सेशन है, इसको हम पहले शुरुआती आत्मवक्तव्य सेल्फ स्टेटमेंट जैसा 5 मिनट 7 मिनट का रखें, और उसके बाद फिर रवीश जी से बातचीत की जाए। आप जानते हैं कि रवीश जी से सवाल पूछना बहुत कठिन काम है। ये सारे हिंदुस्तान की तरफ से सवाल पूछते रहे हैं, और जिससे ये सवाल पूछते उसकी घी बन जाती है। लेकिन आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मैं पिछले कई बरस में कई बार एनडीटीवी के स्टूडियो में इनके सवालों के सामने खड़ा रहता था, और जब मुझे निमंत्रण मिला तो हमने कहा कोई चांस नहीं है कि मैं ना आऊँ। मैं बनारस से कल रात 12 बजे आया। मुझे लगा कि इनसे बात करने का मौका, मेरे लिए सम्मान की बात तो है ही, जेएनयू के लिए सम्मान की बात है, और जेएनयू पीए के लिए बहुत बड़े अभिमान की बात है। तो मैं आपकी तरफ से रवीश जी का स्वागत करते हुए इनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आई रिक्वेस्ट हिम टू मेक हिज ओपनिंग रिमार्क्स, हाउ ही लुक्स एट द सिचुएशन टुडे इन कलेक्टिव टर्म्स एज अ नेशन and in personal terms as a person, by रवीश कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया जेएनयू अध्यापक संघ का, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी छात्रों का और शिक्षकों का जो इस ग्रुप में बैठकर मुझे सुनने के लिए आए हैं, इस बातचीत को सुनने के लिए आए हैं। मैं जब आ रहा था तो जो आने की मानसिक प्रक्रिया से गुजर रहा था, और जिस प्रक्रिया से मुझे गुजारा जा रहा था, उसके बारे में मैं थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं, जिससे अंदाज़ा मिल सके कि देश के हालात क्या हैं और एक व्यक्ति की ज़िंदगी की परिस्थितियां क्या हैं। मैं आ तो रहा था उस व्यक्ति के नाम पर बने विश्वविद्यालय में, जिस व्यक्ति से आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुमने अपना नाम नाना के नाम पर क्यों नहीं रखा। तो हमें नहीं मालूम कि नेहरू का नाम उनके नाना के नाम पर था या उनके दादा के नाम पर था, लेकिन नाम नेहरू था, और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय में मैं आया, जहां इतने शानदार छात्र पढ़ते हैं, जिसकी एक खूबी है कि 2 लोग जेएनयू आते हैं, एक जो जेएनयू में आते हैं और एक जो जेएनयू नहीं आ पाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं वो भी जब जेएनयू आते हैं तो जेएनयू के हो जाते हैं। तो ये जेएनयू की एक खूबी है, और यहाँ आना अपने आप में एक डिग्री पाने के जैसा है। मेरी हमसफर दोस्त नैना कहा करती हैं कि बाहर तो तुम बोल लेते हो, फ्लूक में चल जाता होगा, लेकिन जेएनयू में बोलने जा रहे हो, थोड़ी तैयारी कर लो। यहाँ फ्लूक में नहीं चलेगा। लेकिन आज मैं तैयारी करके नहीं आया, तो आ रहा था तो जब लोगों को बताना शुरू किया कि मैं जेएनयू में जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अरे बताया नहीं, अकेले जा रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं अकेले जा रहा हूँ। और तो जेएनयू में अकेले जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो 3 लोगों के गुजरात में भी अकेले जाता हूँ। 2 लोगों का नाम आप जानते हैं, तीसरे का नाम आप नहीं जानते हैं, जिन्होंने आजकल एक ग्लोबल चैनल खरीदा है, गौतम अडानी का। ये इस देश की स्थिति है। ताकत है आपके पास, पैसा है, और अब एक ग्लोबल चैनल नाम की एक दुकान है। लेकिन आपके बारे में जो दुनिया में चीजें छप रही हैं, आप उस ग्लोबल चैनल का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप आए थे एक चैनल को प्रोपेगेंडा का हथियार बनाने के लिए, लेकिन जब आपके सामने सच्चाई की खबरें खड़ी हुई
तो आप उसका इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी नहीं कर पाए। दरअसल झूठ की यही हालत होती है, चलता वो बहुत लंबा है, टिकता भी बहुत लंबा है, लेकिन जिस दिन भरभराता है उसके अपने हथियार काम नहीं आते हैं। और यही हाल गौतम अडानी का हुआ, और गौतम अडानी को आप आज के देश के हालात से अलग नहीं कर सकते। उनकी मदद न सत्ता में बैठे लोग कर पाए, न वो अपने पैसे से खरीदे हुए तंत्रों से कर पाए अपनी मदद। तो ये एक जेएनयू को लेकर, यहाँ आने को लेकर जिस तरह से लोगों के मन में, जो मेरे शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं, उनके जहन में जब ये बात आने लगी कि वहां क्यों जा रहे हो, वहां किसी के साथ जाना चाहिए था, अकेले क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, इस देश में धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन इसी धर्म ने हमें यह भी सिखाया कि किसी पर भी पीठ पीछे वार नहीं करते हैं और किसी अकेले पर हाथ नहीं लगाते हैं। तो कोई भी इतना धर्म विरोधी नहीं होगा कि मुझे अकेले पे हाथ डाल देगा। तो मैं अकेला ही आया हूं। तो ये एक हालात हैं सर। 2014 के बाद जिस तरह से पहले ही दिन से मीडिया के न्यूज रूम के भीतर जो हमला हुआ था, उसको लेकर जो मेरी छटपटाहट थी वो आने वाले वर्षों में सही साबित होती चली गई। तब मुझे मेरे ही करीब के लोग कहा करते थे कि कुछ ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया है, बहुत तीखी है, सच्चाई ऐसी नहीं है और ये देश ऐसा नहीं है। देश कभी भी एक तरफा नहीं झुकेगा और ऐसा नहीं होगा कि न्यायपालिका खत्म हो जाएगी, इंसाफ के मायने खत्म हो जाएंगे, आवाजें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें धीरे धीरे सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल रूप से सही होती चली गई। ये जेएनयू अनाम छात्रों का भी है, लेकिन जैसे ही इस जेएनयू को आप कन्हैया का जेएनयू और उमर खालिद का जेएनयू कहते हैं, चीजें बदल जाती हैं। तब वो जेएनयू सिर्फ जेएनयू का नहीं हो जाता है, उन तमाम चुप्पियों पर एक सवाल के रूप में खड़ा हो जाता है कि उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हुआ हो रहा है। हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जामिया, जब एक जेएनयू का मेयार गिरा दिया गया तो बगल में जामिया पर भी हमला हुआ और वो भी अपने आप को नहीं बचा सका। उसके छात्रों के खिलाफ जो पहला फैसला आता है और उसमें जज की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर देखिए हाईकोर्ट का फैसला आता है। तथ्य तो एक ही हो सकता है ना कि पुलिस के पास सबूत नहीं है, और वो सबूत नहीं है और किसी बेगुनाह को आप हफ्तों, महीनों, वर्षों जेल में डाल दें, तो उसका एक संदर्भ बनता है कि किस संदर्भ में बिना सबूत के छात्रों को आप डाल सकते हैं। तो उस संदर्भ पे अगर अदालत की टिप्पणी होती है तो अदालत ही उन टिप्पणियों को हटा देती है। तो हम जरूर, कुछ लोग हैं, आप लोग हैं जो किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो इससे मुझे एहसास तो होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन ये तस्वीर भी मुझे नजर आ रही है कि अदालत के भीतर बैठे लोग कितना डर गए हैं। आज सबसे ज्यादा मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा की जरूरत है तो जजों को है, जजों से है शायद। चीफ जस्टिस का ये बयान है कि जज बहुत काबिल हैं, अपने न्याय की जानकारी में, कानून की जानकारी में वे अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं, मगर ट्रोल किए जाने या किसी अन्य आशंकाओं की वजह से, एप्रीहेंशन की वजह से वो जमानत का फैसला तक नहीं दे रहे हैं। जब जज की कुर्सी पर बैठे लोग जमानत का फैसला अपनी कानूनी समझ और विवेक से ना दे पाएं, इसका मतलब आप किसी भूखंड में तो रहते हैं, आप किसी भूभाग में तो रह रहे हैं, किसी पहाड़ के टीले पर रह रहे हैं, किसी नदी के किनारे रह रहे हैं, किसी सड़क के किनारे रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, मगर किसी देश में नहीं रह रहे हैं। अगर किसी देश में रह रहे हैं तो किसी लोकतंत्र में नहीं रह रहे। अगर न्यायपालिका में बैठे लोग जमानत का फैसला तक नहीं दे सकते और ये टिप्पणी तक नहीं कर सकते कि पुलिस ने जानबूझकर बिना सबूतों के आधार पर बेवजह किसी को चुप कराने के लिए निशाना बनाया, जो कि इस देश की न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया की एक सच्चाई है, हर दौर की सच्चाई है, हर सरकारों की सच्चाई है, हम सब जानते हैं।
और उसे एक स्पंज करा दिया जाता है, फिर बाद में जज रिक्यूज कर लेते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं हम सब देख रहे हैं, मगर हम कब तक देखेंगे? क्या हम देख रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं? उस अनुपात में इन प्रश्नों को हम सबको इन प्रश्नों के सामने खड़े करना पड़ेगा कि हम क्या इसके समक्ष हैं। हम इसके समक्ष खड़े हैं, बोल रहे हैं, मगर हमारा अनुपात छोटा है। सत्ता जिनके कब्जे में है उनका अहंकार इतना ज्यादा हो गया है कि अब चीजों को, सवालों को वो सत्ता में होने के हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास अपना जवाब नहीं था, तो उन्होंने उस जावेद अख्तर का संवाद चुरा लिया जिस जावेद अख्तर से वो नफरत करते हैं। जाओ पहले अपने भाई का साइन लेकर आओ। जब उनसे पूछा गया कि अदानी, उनसे का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब उनसे पूछा गया कि अदानी का क्या मामला है, इस तरह के आरोप क्या लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। तो आप साइन ही लाते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जिन्हें सिलेंडर मिला है उससे होकर गुजरना पड़ेगा सवालों को, जिन्हें झोपड़ी मिली है, घर मिला है, उनसे आपके सवालों को होकर गुजरना पड़ेगा, जिन्हें हमने बिजली का कनेक्शन दिया है उनसे गुजरना पड़ेगा। तो उन सब का आप साइन लेकर आएंगे, तब आप अदानी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि आपका अदानी से रिश्ता क्या है। तो हम इस मकाम पर खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसी जेएनयू से चीजों को ध्वस्त करने की शुरुआत हुई थी, और जो हमला था वो एक लैंडमार्क है इस देश की राजनीति का। वो एक विश्वविद्यालय पर हमला नहीं था, क्योंकि जेएनयू जो है अभी भी एक साहस का केंद्र है, और ये आज भी जिन्होंने भी इसका आयोजन किया, इसकी इजाजत दी, वो सब हकदार हैं। और जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मुझे 10 मिनट बोलने दिया, वो भी उसके हकदार हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था आए तो सब लोग हैं, कुछ सेब लेकर आए होंगे, कुछ अंडे भी, तो मैं 2 तरह के रुमाल लेकर आया था, पर लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यह अच्छी बात है कि उनमें भी धीरे धीरे आगे चलकर सुनने की सहनशीलता विकसित हुई, और ये सहनशीलता उनमें खुद से नहीं हुई, क्योंकि उन्हें जिस तरफ बहाया जा रहा था, वो अच्छे लोग थे, वो जरूर अलग धारा में सोचने के प्रशिक्षित लोग हैं, और अलग तरह की धाराओं में सोचने वाले लोग होने ही चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर जेएनयू होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उनका होना भी जेएनयू को समृद्ध करता था। लेकिन जिस तरह से नकाबपोश लोग यहाँ के हॉस्टलों में घुस आए और आज तक नहीं पकड़े गए, वाकई मुझे लग रहा था कि क्या मुझे भी मंकी कैप लेकर चलना चाहिए, कि बोल कर तो आऊं मगर किसी को पता ना चले कि रविश आया था। तो वो अब नहीं है, चीजें बदल रही हैं। इसी तरह से चीजें खूबसूरत होती रहें, और जब हम कहें कि बागों में बहार है तो लोग भी कहें कि हाँ वाकई में बहार है, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो ये जेएनयू वो अर्जित करता है जिस जेएनयू के नाम पर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में या पूरे देश के छात्रों में, जिनके भीतर एक सपना पनपा था अच्छी यूनिवर्सिटी का, उसे कुचला गया, उसे उसके सपने से जेएनयू को विस्थापित कर दिया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर जेएनयू नहीं तो दूसरा आदर्श विश्वविद्यालय कौन है, उन्हें ये नहीं बताया गया। पर कितनी सुंदर बात है कि इन तमाम हमलों के बीच जेएनयू खड़ा रहा कि हम नहीं, दूसरा कौन है ये हम नहीं जानते, मगर दूसरे का नाम आने से पहले हम ये जानते हैं कि हम हैं। तो आप हैं, तो आप सबका होना हमारे वक्त के लिए बहुत अच्छी बात है। उस वक्त भी जो यहाँ के छात्र थे, उन्होंने रातों को जागकर उस हमले का मुकाबला किया था, वो सब इस इतिहास के विद्यार्थी हैं। वो सब गुमनाम होते हुए भी इस इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। तमाम किताबों के बदल दिए जाने के बाद भी, तमाम बागों को उजाड़ दिए जाने के बाद भी, जब भी नए बाग लगाए जाएंगे उनके कुछ पेड़ उगाएंगे, और उन पेड़ों पर और उन पौधों पर उस तरह के फूल निकल आएंगे जो ऐसे हमलों के वक्त लोकतांत्रिक चरित्र का निर्वहन करेंगे और आकर सवाल करेंगे, गलत को गलत कह देंगे, और डंडा उठाकर गलत को सही कहने वालों को अपने तरीके से शर्मिंदा कर देंगे। तो ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, बोलता ही रहूंगा, वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं प्रोफेसर आनंद को ये माइक सौंपता हूं,
कि वो सवाल करें, आप लोग भी सवाल करें, मुश्किल सवाल करें। जिन सवालों के जवाब मुझे नहीं देने होंगे मैं कह दूंगा कि 9 करोड़ सिलेंडर जिन्हें मिले हैं उनसे पूछ कर आइए, 11 करोड़ जिन्हें पानी का कनेक्शन मिला है उनसे पूछ कर आइए। और मैं जावेद अख्तर को निजी रूप से उलाहना भेजूंगा कि आपने ऐसा डायलॉग क्यों लिखा कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। कम से कम प्रधानमंत्री को कॉपीराइट की फीस जावेद अख्तर को भिजवा देनी चाहिए। अगर इस देश में जावेद अख्तर ना हुए होते तो प्रधानमंत्री अदानी को संसद में खड़े होकर डिफेंड नहीं कर पाते। तो आपको और हम सबको इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम मेरे आने से पहले जावेद अख्तर इस दुनिया में आ गए थे और वो फिल्मों में आ गए थे। अच्छी बात ये हुई कि फिल्मों में वो डायलॉग लिख रहे थे कि भाई जाकर पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। तो मुश्किल सवालों के जवाब के लिए मैं आपको ये काम दे दूंगा कि आप साइन लेकर आएं और लाते रहें, तब तक मैं अपने घर चला जाऊंगा। थैंक यू। साथियों, रवीश जी ने जो हमको सच बताया है उससे ये साफ समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान इस समय 3 खेमे में बंट गया। एक खेमा भक्तों का है और उन भक्तों के होने के बावजूद अडानी के प्रसंग पर लोकसभा में भारत का प्रधानमंत्री जैसा बौखला के अपनी छाती पीट रहा था, हमें लगा कोई पागल गोरिल्ला हिंदुस्तान की संसद में घुस आया है। छाती पीटने से सच नहीं पिटेगा, झूठ सामने आएगा। दूसरी दुनिया बन रही है धीरे धीरे बागियों की। बागियों का सरदार रवीश कुमार और बागियों का विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। लेकिन सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी। अब ये बागी लोग बढ़ रहे हैं, बिहार में बढ़ गए, सरकार पलट गई, वो इधर आ गए। पंजाब में अकाली दल ने कहा बहुत हो गया, हमारी तुम्हारी नहीं निभेगी। शिवसेना ने महाराष्ट्र में कहा बदलाव का माहौल बन रहा है। लेकिन एक तीसरा हिस्सा है जो दाएं बाएं देख के चलना चाहता है। ऐसे लोग मध्यस्थ हैं, इनको इतिहास मौका दोबारा सुधरने का नहीं देगा, अपराधियों की श्रेणी में गिने जाएंगे। लेकिन ऐसा ही कभी आज से कई सौ साल पहले हुआ था और एक उस समय के समझदार ने, भाई रवीश जी के पुरखे ने 2 लाइनें लिखी। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो कबीर की उस विरासत की जिम्मेदार हैं और जो हालात है उसमें ये दिखाई पड़ रहा है। ये गलत कहा गया कि लोकतंत्र 4 खंभों पर बनी इमारत है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया, इन 4 खंभों के अलावा 3 खंभे और भी हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और उन 3 खंभों में से कई खंभे कमजोर हो गए। वो 3 खंभे हैं नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल और ज्ञान केंद्र यानी विश्वविद्यालय। रवीश कुमार जी, जैसे आपने मीडिया के खंभे पर हुए हमले का मुकाबला करते हुए देश को एक नई शब्दावली दी और कहा मीडिया 2 तरह का है, एक गोदी मीडिया है और दूसरा जन संचार के माध्यम है, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बताया 2 तरह के विश्वविद्यालय हैं।
एक जहां राग दरबारी बज रहा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और दूसरी जगह सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उस सातवें खंभे में सवाल पूछने वाली जगह है, और आपने निमंत्रण दिया है हमको कि सवाल पूछो। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या कारण हुआ कि आपने हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण चैनल को कई दर्जन एपिसोड भारत की शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन के बारे में जागृत करने के लिए, जागने के लिए बनाया। ये शिक्षा की आपके हिसाब से क्या तस्वीर है, और इस तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए आपकी निगाह में क्या करना चाहिए? भाई रवीश कुमार जी। शुक्रिया। हम सब, इस देश का एक दुर्भाग्य है कि ज्यादातर लोगों को आप कई पीढ़ी के लोगों से पूछें कि आपके नजर में अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई उदाहरण नहीं है। कई पीढ़ी, आज की पीढ़ी से भी, हमसे पहले की पीढ़ी से भी, उनसे पहले की भी पीढ़ी से, तो वो 2-3 जवाबों के बाद खत्म हो जाता है कि अगर आप IIT नहीं गए हैं, अगर आप JNU नहीं गए हैं। लेकिन देश में और भी कई सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं। तो मुझे बार बार, जब 2014 के बाद नौजवान बहुत हमलावर हो गए, कहीं भी दौड़ पड़ते थे, दौड़ाने लग जाते थे, तो मुझे लगता था कि यही, इन लड़कों में ये दुर्गुण कहाँ से आ गया। मतलब ठीक है, हर समय के नेता जनता को अलग तरीके से बांधने हाँकने की कोशिश करते हैं, पर ये तो एक नेता के लिए पूरी जनता मुझे ही दौड़ाई जा रही है। तो बार बार मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था, और जो हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, उन सबको पढ़ते हुए लगा कि ये क्लिक क्यों कर रहा है, इसको लिखने वाला कौन है। तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो लिखने वाला है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के ट्रेंड लोग हैं, जो व्हाट्सएप लिख रहे थे, जिनका आप जैसे लोगों की बिरादरी के लोग मजाक उड़ा रहे थे। पर मैं उनकी उस भाषा का, उस कंस्ट्रक्ट को बहुत गौर से देख रहा था कि इसके पीछे बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का दिमाग है, और बहुत ही हाई एंड लेवल पे जाके, या मतलब आपके ही स्किल का कोई प्रोफेसर, आपके ही स्किल का कोई स्टूडेंट, या आपके ही स्किल का कोई रिसर्चर ये काम कर रहा था, जो एक झूठ को इस तरह से, ऐतिहासिक झूठ को, धार्मिक झूठ को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उन लोगों को लग रहा था कि पहली बार उन्हें नॉलेज मिला है। तब बात मुझे समझ में आई कि ज्ञान का अंतर या ज्ञान की असमानता इस देश में आर्थिक असमानता से भी ज्यादा है। हम और आप में पैसे का बहुत फासला हो सकता है, आप छात्रों के बीच भी पैसे का बहुत फासला हो सकता है। क्योंकि आप JNU में हैं, तो आप सभी का एक स्तर है, तो वो वहां भी फासला है, मगर उन फासलों में काफी अंतर है, बहुत कम दूरियां हैं। लेकिन जैसे ही आप यहां से बलरामपुर की किसी यूनिवर्सिटी के छात्र, या मोतिहारी के यूनिवर्सिटी के MS कॉलेज के किसी छात्र के नॉलेज से आप तुलना करें, या मगध यूनिवर्सिटी के किसी छात्र के नॉलेज से तुलना करें, तो ज्ञान की असमानता वो भयानक है। तो हमने उन छात्रों को ये कभी पता ही नहीं चलने दिया, उनके बाप दादाओं को भी नहीं, उनको भी नहीं, कि आपके इलाके में जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो खंडहर है। हजारों के हजारों छात्र हर साल पास होकर निकलते रहे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि अच्छी मिठाई होती क्या है। तो वो स्वाद नहीं दिया गया। वो स्वाद उन्हें व्हाट्सएप से मिलने लगा था, और उसके रंगीन अक्षरों से, उसकी रंगीन डिजाइन से मिल रहा था, जिसे वो पहली बार ज्ञान के रूप में ग्रहण कर रहे थे। और उनका आत्मसम्मान, आत्मबल, उस जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेंडा, उससे उनको बढ़ रहा था। तो वो एक नॉलेज के रूप में रिसीव कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, जिस तरह से आप अपने क्लास में अपने प्रोफेसर की बातों को नॉलेज के रूप में रिसीव करते हैं। और ये वही हुआ जिससे वो आक्रामक होते चले गए। इस तरह से आप अपनी समझ को, आप अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं, और आप अपने इथोस को गार्ड करते हैं, जिसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि ये एक हमला है। उस तरह से उन नौजवानों को लगा कि ये हमारे इथोस पर कोई हमला कर रहा है। राजनीतिक रूप से वो आसान हो गया व्हाट्सएप के प्रसार के बाद कि वो
इसके रक्षक बनकर किसी एक या दो व्यक्तियों को ट्रोल करें, पकड़ें, उसमें पैसे भी लगाए गए, पैसा भी खर्च किया गया। बहुत सारे लोकल स्तर पर गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हुआ। वो बिल्कुल जो उसकी लिखावट है, जो उसकी पेशगी है उस पूरे महिमा मंडन की, वो बहुत ही शानदार लेखों की तरह है। वो एक अजीब अजीब तरह के संदर्भों के साथ है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको जिंदगी में कुछ मिला हो या ना मिला हो, मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन ये बात तय है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली है। और जब देखने लगा तो पता चला कि कोई 3 साल से फंसा है, कोई 5 साल से फंसा है। इसी क्लास में एक जिले के कॉलेज में करीब करीब 5000 छात्र छात्राएं हिस्ट्री में एडमिशन उन्होंने लिया है, लेकिन कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। तो 5000 छात्र इतिहास के विद्यार्थी होकर भी इतिहास के एक शिक्षक के बगैर गुजर रहे हैं। वैसे जेएनयू में भी शिक्षक नहीं होंगे इतिहास डिपार्टमेंट में, पूरे तो नहीं ही होंगे, कुछ खाली होंगे। जब यहाँ ये हाल है तो उस ज्ञान की असमानता पर किसी का ध्यान नहीं था। और जब मैं जीएन देवी को पढ़ रहा था तो उसमें एक बात मेरे दिमाग में खटक गई। उनका ये कहना था कि भारत के विश्वविद्यालयों ने बहुत ज्यादा प्रगतिशीलता वैज्ञानिक सोच में या अन्वेषण में, इनोवेशन में इसलिए नहीं दिखाई कि क्लास के भीतर एक ही तरह का क्लास पहुंचने लगा। जो भारत की गरीबी थी वो उन जिलों के नौजवानों को उन घटिया कॉलेजों से भी वंचित कर रही थी। वो इतने गरीब हो गए कि वो रजिस्ट्रेशन कराने की औपचारिकता पूरी करने के लायक भी नहीं थे। तो वो वहां से बाहर हो गए और माइग्रेशन में चले गए। तो एक तरह से ये वर्ग कौन था? ये वर्ग था अनुसूचित जाति का, जनजाति का और पिछड़ों का। तो ये एक बड़ा वर्ग जो अपनी गरीबी, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से क्लास में आता और अपनी सहज बौद्धिकता से, अपनी नैसर्गिकता से क्लास को समृद्ध कर देता। और कुछ संभ्रांत घरों के बच्चे भी होते। तो इस तरह का अनुपात अगर क्लास में बैठता तो वो भी इनसे सीखता और ये भी इनसे सीखते। तो क्लास के भीतर चैलेंज खत्म हो गया नॉलेज का। तो ये चीज मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है इस पर बात करना। जब नौजवान आने लगे तो कहते थे कि हम चाहते हैं कि आप मुझ पे, हमारी यूनिवर्सिटी पे फोकस करें, पर हम मोदी समर्थक हैं और रहेंगे। तो हमने कहा आप जीवन भर रहें, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। अगर आपने राजनीतिक शादी कर ली है आप निभाइए उसे, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये बात उठाऊं तो क्या आप नहीं चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि हमें अच्छा शिक्षक मिले, हम चाहते हैं हमें अच्छी किताब मिले। तो उससे एक प्रेरणा मिली। उसके बदले में फीस मुझे भी दी गई कि वो नौजवान मोदी समर्थक बने रहे, पर उन्होंने मुझे गालियां देनी बंद कर दी या कम कर दी। तो वो एक अच्छा ट्रेड ऑफ था दोनों के बीच में। और इसका एक फायदा तो हुआ, कई जगह सत्रों में करेक्शन आया, कई जगह शिक्षक बहाल किए गए और कई जगह वाइस चांसलर ने भी माना कि हाँ ये एक बड़ी समस्या है। और कई जगहों पर आरएसएस के लोग हों या मोदी समर्थक लोग हों, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया कि अगर हम किसी भी प्रकार का भारत चाहते हैं तो उस भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। ये और बात है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बुनियादी समस्या के रूप में स्वीकार किया। तो इसका फायदा ये हुआ कि ये सबके लिए था और सबने इसे अलग अलग रूप से देखा। तो उस ताकत से मैं करता चला गया। शिक्षा का जो चेहरा है आपने दिखाया, आपने बेरोजगारी के सवाल को भी बहुत हमदर्दी से देखा। अक्सर हम बेरोजगार नौजवानों को दोष देते हैं, तुमने पढ़ाई अच्छी नहीं की तो तुमको नौकरी कैसे मिलेगी, या अगर पढ़ाई अच्छी की है तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि लक्ष्मी पूजा कर सके तो नौकरी कैसे मिलेगी, या कहते हैं कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, तुम मम्मी डैडी कल्चर से नहीं आए और नौकरी बड़ी चाहते हो। आपने इन सब सवालों को परे करके जॉबलेस ग्रोथ का सच सामने रखा। अभी जो बजट आया है उसके बारे में फिर दावा किया जा रहा है कि जॉब बूम होने वाली है और थोड़ा सा इंतजार और करो। आप इस धोखे के बारे में अन्य लोगों से अलग क्यों लिखते हैं या क्यों कहते हैं?
क्योंकि मुझे उनके ही समर्थक आकर बताते हैं कि उनकी हालत खराब है, और वो ये भी बताते हैं कि वो पाला नहीं बदल सकते। मैं उनसे पूछता हूं मैं क्या करूं, मैं भी बदल लूं पाला? तो कहते नहीं, आप उधर ही रहो, आप बोलते हो तो हमारा काम हो जाता है। और ये सच बात है कि वो आते हैं। देखिए, इस तमाम दावों के बीच में ये तो सरकार का ही आंकड़ा है कि 25,000 रुपया आप महीना का कमा लें तो ड्यूटी के 10% लोगों में आ जाते हैं। तो ये तो समृद्ध भारत नहीं हुआ ना। सरकार का ही आंकड़ा है कि 10,000 रुपया महीना कमाना इस देश में कितना मुश्किल है। जो ज्यादातर नई नौकरियां दिख रही हैं वो डिलीवरी बॉयज की दिख रही हैं, पर उनकी सामाजिक सुरक्षा कितनी खराब है। आप उनको देखिए कि वो कम पैसे में दिन रात, उस वक्त में जब सड़क पर बाइक चलाने के लिए जगह नहीं है, उसी जैम के भीतर में उनके लिए एक रोजगार आया है, जो डिलीवरी कर रहे हैं, घरों में भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, लेकिन महीने का 10,000 या 20,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जॉब क्रिएट किया है इन्होंने इनकी आर्थिक नीतियों में। ये इन्होंने, अगर इनकी जगह कांग्रेस होती तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि इससे अलग आर्थिक सृजन होता, इकोनॉमिक क्रिएटिविटी होती, क्योंकि एक ही आर्थिक नीतियों के खानदान से दोनों आते हैं। अब दावा किया जा रहा है कि वहां सोच बदल रही है कांग्रेस में और वो इन चीजों की आलोचना कर रहे हैं, पर अभी भी साफ साफ देखना बाकी है कि इन आर्थिक नीतियों का विकल्प वो क्या पेश करते हैं। करना पड़ेगा उनको लिखित दस्तावेज के रूप में, लेकिन दोनों पार्टियों ने रिटन तरीके से अपने इकोनॉमिक एजेंडे को साफ साफ नहीं किया। उसमें दावे हैं, कभी वो 2047 पर चले जाते हैं, कभी वो 21वीं सदी के खत्म हो जाने की डेडलाइन पर चले जाते हैं। हर साल वो डेडलाइन बढ़ाते हैं, हर साल उनकी ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे बढ़ते चले जाते हैं, और हर साल वो जो उनके पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं तरक्की के नाम पे, तो यही दिखाते हैं कि $1 बिलियन का निवेश आया, और ये नहीं बता पाते कि अदानी की कंपनी में जो निवेश आया वो मॉरिशस से कैसे आ गया, आया कि नहीं आया। तो जो आर्थिक नीतियां हैं वो जरूर कुछ घरानों के लिए समृद्धि देने वाली हैं, पहले से भी चली आ रही हैं। हमको उन नीतियों की निरंतरता को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि उन नीतियों को बहुत साल दे दिए गए। हर दौर की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी और बीजेपी की भी सरकार में करीब करीब 20-20 साल दे दिए गए। अगर आप वाजपेयी सरकार का भी मिला लें, मोदी सरकार का भी मिला लें, तो दोनों तरफ 15 से 20 साल का मिला के कोई 90 से लेकर अब तक कोई 30 साल से ज्यादा का वक्त दे दिया गया। और इस वक्त उन नीतियों से जरूर समाज में कुछ समृद्धि आई है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अंत में जाकर यही दिखता है कि कोई 25,000 रुपया भी कमा नहीं पाता है। तो इन चीजों की बात आप कैसे करेंगे? अब मुश्किल यह है कि इन चीजों की बात करना भी सरकार के खिलाफ बात करना हो गया। कोई भी बात आप करें तो उसकी डिजाइन ऐसे की जाती है कि आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनता के हक की बात है कि आखिर कब तक लोग 10,000 या 15,000 की नौकरी करने के योग्य होंगे। 2021 या 22 में तो ये डेटा है कि 12,000 से ज्यादा बिजनेसमैन सुसाइड किया है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे किसी भी वजह से करते हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। तो वो सारे न्यूज चैनल कह रहे हैं कि भारत पर हमला हो गया है, पर वो सारे न्यूज चैनल तब तो नहीं कह रहे थे कि 12,000 इसी देश के बिजनेसमैन जब अलग अलग कारणों से बिजनेस डूबने के कारण सुसाइड कर रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सुसाइड करने वाले सारे कांग्रेस के वोटर होंगे या सारे कोई लेफ्ट के वोटर होंगे। उनके भी वोटर होंगे, उनके भी समर्थक रहे होंगे, पर ये कैसी राजनीति है कि उनकी पार्टी के व्यापार मंडल भी, व्यापार मोर्चा भी अपने कारोबारियों की आत्महत्या पर बोल नहीं पाया। आप सोचिए, आप तो फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक होने की कीमत कितनी बड़ी है कि उनकी बिरादरी के लोग सुसाइड कर रहे हैं। और कोई भी इस देश में बिजनेसमैन या बिजनेस का कोई भी संगठन ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखता है कि इतने सारे व्यापारी, अगर आपकी नीतियां हैं 20 लाख करोड़ के लोन की का ऐलान किया गया था कोरोना के समय,
वो लोन किसको गया, कहां गया, कैसे बटा कि ये 12,000 लोगों को सुसाइड करनी पड़ी। तो आप अपनी बिरादरी के, अपने संगठन के सदस्यों के प्रति भी ईमानदार नहीं हो पाते हैं, उनके मरने पर भी आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र तो क्यों चाहिए, और इस लोकतंत्र का क्या करना है? ये तो ये लोकतंत्र नहीं है ना कि आप उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए चंदा जुटाते हैं, मगर आपका साथी उसको लोन नहीं मिला और वो सुसाइड करता, आप बोल नहीं पाते हैं, और फिर आपको अदानी के लिए झंडा लेकर निकलना पड़ता है, जो अदानी और जिनका जो साम्राज्य है एक दिन आपके ही बिजनेस को निकलने वाला है। इसका मतलब है कि इस देश में जो सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को बताना कि नेशनलिज्म है क्या, और जो भी नेशनलिज्म का रूप होगा, कम से कम किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में ये फिट नहीं बैठता है कि आप गौतम अदानी को डिफेंड करने जाए। किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में नहीं फिट बैठता है। आप नेशनलिज्म की परिभाषा से उससे प्रेरित होकर उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं। इतिहास में लोगों ने किया है, नए नए ब्रांड बनाए हैं, और वो सारे ब्रांड देश और देश के राष्ट्रवाद की पहचान भी बने हैं। लेकिन गौतम अदानी कहीं से भी इस देश की पहचान नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट से आप देखिए उनका साम्राज्य ढह गया, एक छोटी सी रिपोर्ट से ना। वरना तो भारत में अगर कोई पत्रकार लिख दे तो मानहानि कर देते थे। मैं तो सोच रहा था कि अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम बनाएंगे ये अलग। अब अगर इन्हें अगर मानहानि करनी होगी तो एक कंपनी बनानी होगी, एक सीईओ मानहानि, सीईओ डिफेमेशन रखना होगा, जो तमाम तरह के पत्रकारों को मानहानि के दायरे में लाता रहेगा, केस करता रहेगा। तो हम सबको इन सब आर्थिक असमानताओं को और ज्ञान की असमानता को मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रखने की जरूरत है। उसके बाद आर्थिक असमानता है और उसके साथ साथ सामाजिक असमानता भी है, वो उस आर्थिक असमानता के दायरे में है। लेकिन ज्ञान की असमानता के मारे तो हमारे वही लोग ज्यादा हैं जो सामाजिक असमानता का दंश झेल रहे हैं। तो इन तीनों असमानताओं की पहचान करें और कोई रास्ता निकालें। आपने बहुत बड़ी भूल को सामने रखा है कि हमने आजादी के बाद जो सबसे आखिरी कतारों में थे उनकी ज्ञान शक्ति का विस्तार करने की उपेक्षा की, और शिक्षा को हमने धीरे धीरे कुछ सीमित तबकों की ताकत का आधार बना दिया। अभी आपने राष्ट्र की कल्पना की बात की, कई सवाल आए हैं कि आपके हिसाब से सेकुलर मुल्क क्या है। इसमें एक सवाल जो सबसे दूरी से आया है वो ये कि सर, डू यू थिंक न्यू सेकुलरिज्म इज इक्वल टू एंटी हिंदू? व्हाई इज हिंदू मेजॉरिटी नेशन which has always given space to all religions raises its voice against Gujarat and Kashmir is equal to Islamophobia? तो आपकी निगाह में एक सेकुलर मुल्क के क्या मायने हैं, और उसमें विभिन्न धर्मों, विशेष तौर पर हिंदू धर्म के अनुयायियों के बारे में जब कभी कोई खराब बातें होती हैं तो उसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? असल में आप लोगों ने जो काम किया वो ये कि रवीश कुमार जी की अगली किताब के लिए अलग अलग चैप्टर के लिए सवाल दे दिए। ये 100 सवाल करीब आ गए हैं। उनमें से कुछ सवाल आर्थिक हैं जो अभी जिक्र हुआ, कुछ शिक्षा से जुड़े थे, कुछ राजनीतिक हैं जो अभी हमने उनके सामने रखा, कुछ मीडिया के बारे में भी हैं, और कुछ निहायत व्यक्तिगत भी हैं। तो अगले समय में क्योंकि हम चाहेंगे कि रवीश जी बिना हमारे बीच की टिप्पणी के बोले, तो एक टुकड़ा ये अभी भारत की राजनीति और राष्ट्र निर्माण की रणनीति के बारे में, इसके बाद मीडिया कल्चर के बारे में, और इसके बाद इनकी पर्सनल जो ट्रेजेक्टरी बन रही है उसमें इनको साहस कहाँ से मिल रहा है, उसमें ये तन के खड़े क्यों हैं, ये झुक के चल क्यों नहीं रहे हैं, ये रेंग क्यों नहीं रहे हैं, ये उनका चप्पल अपने सिर पर लेके घूम क्यों नहीं रहे हैं, ये सवाल हम इनसे तो हमने आपसे पूछा कि बहुत सारे सवाल आए हैं इस सवाल के बारे में कि सेकुलर मुल्क कैसा होना चाहिए, और भारत में जो धार्मिक विविधता है उसमें क्या सेकुलरिज्म और बीइंग एंटी हिंदू एक दूसरे के करीब आ गया? बहुत अच्छा सवाल है, सब सवाल ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा लग रहा है जो लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर सुन रहे हैं।
क्योंकि मैंने ज्यादातर रैलियों को पेड़ के नीचे ही खड़े होकर सुना है। तो मुझे आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई और बोल रहा होता मैं वहां होता। जरूर शुरुआत इसकी आपने बागी की बात की, मैं वहां से शुरू करता हूँ, देशद्रोही की बात से। तो अब तो आप कोई भी बात कहिए तो आपका जब देशद्रोही का टैग है वो लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। तो ये जो देशद्रोही लोग हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं। फर्जी यूएपीए लगा देंगे, फर्जी एनएसए लगा देंगे, तो इससे बड़ा तो कोई देशद्रोही नहीं हुआ ना। आम जनता ने तो अपनी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए शपथ नहीं ली है, वो संविधान की बदौलत उसका नागरिक जरूर है। पर ये तो जब जिस दफ्तर में जाते हैं बाकायदा उस किताब की शपथ लेते हैं और ठीक उसका उल्लंघन करते हैं। तो जो स्कोप देशद्रोही होने का है वो पावर में बैठे लोगों का ज्यादा है। जनता में ज्यादा से ज्यादा लोग विद्रोही हो सकते हैं कि नहीं सर? अब रही बात कि भारत में जो नागरिकता और उसकी अवधारणा को आम जनों के बीच में ठीक से नहीं समझा गया, उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई भी तो आज के दौर में इतना जब संचार विकसित नहीं था तो जनता के बीच नहीं हुई। तो जनता ने उस नागरिकता को अपने तरीके से समझा और बहुत खूबसूरत तरीके से समझा। लेकिन जब ये संचार के साधन माध्यम जब आए, तरह तरह का मीडिया जब आया, नाम उसका मीडिया हुआ, उसमें से मीडिया का काम ही गायब हो गया। तो जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनरी होनी चाहिए थी उसके जगह एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ धार्मिक नागरिकता आप हिंदू नागरिकता कह सकते हैं। और अब उस तरह से अब किताबें भी लिखी जा रही हैं इस तरह के थीम पर। आज ही मैं किसी किताब का टाइटल देख रहा था। तो एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई और इस नागरिकता का जो आधार था उसमें सूचना गायब था। सूचना थी नहीं। सूचना हम सब ज्यादातर लोग इस देश में सूचना विहीन नागरिकता जीते हैं। ज्यादातर लोग अखबार और टेलीविजन या किसी भी प्रकार की सूचना से, ईमानदार सूचना से दूर रहे, लंबे समय तक दूर रहे। उनके पास इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो खराबियां आ रही हैं उन खराबियों की जानकारी जो पहुंचती थी उसके माध्यम राजनीतिक दल ही थे, विरोधी दल थे, विपक्ष के दल थे, उससे ज्यादा पहुंचा करती थी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया या किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने इन इंस्टीट्यूशंस का क्या किया है। तो सबसे पहले विपक्ष पर हमला किया गया। आपके भीतर से विपक्ष के होने की संभावना समाप्त कर दी गई। इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया गया सर। जब इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाए तो और आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आप नागरिक हो सकते हैं कहलाने के लिए, पर नागरिकता का जो धर्म होता है उसे निभाने के लिए आप इक्विप नहीं होते हैं, उससे लैस नहीं होते हैं।